Hello everyone, in this session we are going to start our NCERT book for 11th class from Tamil Nadu board. Okay, it's a very basic book. From this book we have to learn from zero if we have the zero knowledge. Okay, from the map of India we used to study with the geographical sites also. So the geography is the basic knowledge for studying history. Okay, before we are going to study history, we should know about the geographical area in India. Okay, from where mountains, plateaus, ETCs are located and the various states in India. Okay. सो यहाँ पर हमारी बुक का इंडेक्स है. ये बुक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, नियरली ऑल द एग्जामिनेशंस and mainly for the UPSC exam. Okay, and it's also important for the citizens of India if in the way of getting knowledge about the things which took place in India come from where. ओके इस बुक के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए एंड हमारे इंडिया के बारे में जो कुछ हमारी हिस्ट्री में हमारे इतिहास में बीत चुका है हो चुका है, हमें एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स तो उसके पता होने चाहिए बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं हमारे इंडिया के पास्ट में. सो अगर आगे भी हमारे इंडिया के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारे पास इन सभी के लिए कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए. ओके, तो एक नज़र डालते हैं इस बुक के इंडेक्स के ऊपर. सो ये हमारी बुक का इंडेक्स है. यहाँ पे फर्स्टली इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री. ज्योग्राफी जो हमारी इंडिया का जो साइट्स होती हैं उसका हमारी हिस्ट्री के ऊपर क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है उसका. ओके, इंडिया की प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, राइज ऑफ मगध एंड द अलेक्जेंडर इन्वेजन, मौर्य अम्पायर, पोस्ट मौर्य अम्पायर, संगम एज, गुप्ता अम्पायर, हर्षवर्धना, साउथ इंडियन किंगडम्स, पालास, चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास, imperial Cholas, the spread of Indian culture in the other Asian countries, early medieval India, Delhi Sultanate, India under the Delhi Sultanate, Bhakti movement in medieval India, the Vijayanagara and the Bahmani kingdoms, Mughal Empire, India under the Mughal Empire, Marathas, coming of European. ओके, यहाँ पर ये चैप्टर्स हैं. इन चैप्टर्स के बारे में हम इस बुक के अंदर स्टडी करेंगे. नियरली इस बुक के अंदर एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री हमारी कवर होती है फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन 1. It's about the India geographical features and their impact on history. So इस चैप्टर के पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो एबल हो जाएंगे, उनको नॉलेज मिल जाएगी द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन माउंटेन्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री. कि ये जो हमारा हिमालय पर्वत है एंड इसका हमारी हिस्ट्री के ऊपर क्या प्रभाव है. गेंगेटिक प्लेन्स जो गंगा नदी के पास का जो इलाका है उसका क्या रोल है हमारे भारत की इतिहास के अंदर. साउथर्न पेनिनसुला एंड इट्स इफेक्ट ऑन साउथ इंडियन हिस्ट्री. द फिफ्थ इज इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. भारत की
अनेकता के अंदर भी एकता है, उसके बारे में हमें इस बुक से ही पता चलेगा। ओके, ये जनरली कहा जाता है कि हिस्ट्री हैज़ टू वाइज। वन इज़ द क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब जैसे AD 2 BC के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं ईयरली, या फिर हम बात करें तो डिकेड्स के अंदर जो भी चेंजेस आते जाते हैं, सो उनको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। जैसे हम स्टडी करते थे कि मुग़ल अम्पायर, जैसे 1526 के अंदर बैटल ऑफ पानीपत होती है, फर्स्ट बैटल होती है। 1556 के अंदर सेकंड बैटल होती है। सो ये बैटल्स किन किन किंगडम्स के बीच हुई थी, कौन राजा थे उस टाइम के अंदर, सो ये क्रोनोलॉजी के अंदर आता है। एंड द अदर इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या आता है? भूगोल। सो इस ज्योग्राफी पार्ट में हम इंडिया का भूगोल भी हमारी हिस्ट्री के साथ साथ ही स्टडी करेंगे। ओके, इन अदर वर्ड्स टाइम एंड स्पेस आर सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द हिस्टोरिकल प्रोसेस। सो अगर दूसरों शब्दों में हम कहें, जो समय और जो स्पेस है वो एक बहुत अच्छा संकेत देता है, एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है हमारी जो हिस्ट्री में जो कुछ भी प्रोसेसेस हुई थी उनके बारे में जानने का। सो अगर इन अ पर्टिकुलर कंट्रीज ज्योग्राफी लार्जली डिटरमाइंस इट्स हिस्टोरिकल इवेंट। ओके, अगर हम मेनली किसी एक कंट्री को लेकर के उसकी जियोग्राफिकल साइट से उसकी हिस्ट्री का पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? बिकॉज़ हमें वहाँ पर फॉसिल मिलते हैं। अब जैसे कोई फॉसिल मिला हमें, जैसे हमें ये हड्डी मिली है किसी की, ये हमें हड्डी मिली किसी की। सो हमें हड्डी मिली है तो हम ऐसे ही तो नहीं बता सकते कि ये किस पीरियड की है। ओके, सो अब हमें ये बताएंगे कि हम इस जो फॉसिल्स हैं, बोन्स हैं प्रीवियस टाइम के, जो भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते थे हमें प्रीवियस टाइम पे, जो हिस्ट्री है हम उसको इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से भी उसके बारे में कुछ नॉलेज हमें प्राप्त हुई है। ओके, जो उस टाइम के जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, सो हमें इंस्क्रिप्शंस के बारे में कैसे पता चलता है कि ये किस एज के हैं। सो आप हमें ये बताएंगे कि जो एज होती है फॉसिल्स की, या फिर कोई भी जो मिट्टी को जब हम खोदते हैं तो कुछ भी मटेरियल हमें नीचे से मिलता है तो हम उसकी एज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉसिल्स कैसे की जाती है, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। Okay, the history of India is influenced by its geography. The study of Indian geographic feature contributes to the better understanding of its history. So अगर हमें इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पता होगा तभी हम हिस्ट्री की जानकारी अच्छे से ले पाएंगे। अगर कोई हमें कहे कि अकबर ने, कोई हमें यूँ बोले कि अकबर ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया है 50 इयर्स के लिए, ठीक है, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये दिल्ली है, ये कहाँ पर है। सो हम कुछ भी, हमारा माइंड कुछ भी अगर याद करता है तो वह एक इमेज की फॉर्म में याद करता है। सो हमारे मन में एक इमेज बनेगी दिल्ली, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दिल्ली है, ये हमारी इंडिया के अंदर कहाँ है एंड ये कैसा दिखाई देता है। ओके, सो इसी के अंदर ऐसे ही जो हमारी ज्योग्राफी है उसकी स्टडी हिस्ट्री की स्टडी के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज़ अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल यूनिट. It may be divided into 3 major regions: Himalayas mountains, Indo-Gangetic Plain, Southern Peninsula.
There are 5 countries in the subcontinent: India, Pakistan, Bangladesh, नेपाल एंड भूटान। ओके, एंड हमारे कॉन्टिनेंट है, हमारा कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया। सो एशिया के अंदर क्या आता है? चाइना एंड बहुत सारे अदर कंट्रीज़। ओके, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट अमंग दैम। ये जो सब कॉन्टिनेंट के जो 5 कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर जो इंडिया है वो सबसे बड़ा है एंड इट कॉम्प्राइजेस 29 नहीं, अभी इसके अंदर 27 स्टेट्स हैं। ओके, एंड 9 यूनियन यूटी हैं। ये 2001 के अकॉर्डिंग इसके अंदर सेंसस एंड डिटेल बताई गई है। कि अब इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो हमारी माउंटेन्स हैं वो कहाँ पर लाई करती हैं। सो ये हमारा इंडिया का मैप है। इसके अंदर जो हिमालय रेंज है, हिमालयन माउंटेन है, वो यहाँ पर इस एरिया के अंदर लाई करती है एंड गंगेटिक प्लेन यहाँ पर लाई करती है एंड द पेनिनसुला रीजन यहाँ पर लाई करता है। ओके, यहाँ पर पेनिनसुला, यहाँ पर गंगेटिक एंड यहाँ पर हिमालयास। सो यहाँ पर हिमालयन माउंटेन से रिलेटेड कुछ डिटेल दी गई है जो इस प्रकार है। हिमालयन माउंटेन्स आर सिचुएटेड ऑन नॉर्थ ऑफ इंडिया। ओके, मैप से हमें ये पता चलता है कि जो इंडिया है उत्तर दिशा में हमारे भारत में स्थित है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पामीर इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड माइटी, ये पामीर से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक पूरी कंप्लीट हिमालय की रेंज है। इट्स लेंथ इज़ नियरली अबाउट 2560 किलोमीटर्स है एंड जो इसकी ब्रेड्थ है वो 240 से लेकर के 320 किलोमीटर्स तक है। जो हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट विथ इसकी हाइट। अब इसकी हाइट कुछ चेंज हो गई है। ओके, इट्स एक्ट एज अ नेचुरल वॉल एंड प्रोटेक्ट द कंट्री अगेंस्ट द कोल्ड आर्कटिक विंड्स। सो ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये जो माउंट एवरेस्ट है ये हमारे इंडिया को कहाँ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो ये हमारे इंडिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द कोल्ड आर्कटिक विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द साइबेरिया थ्रू द सेंट्रल एशिया। ओके, ये हमारे इंडिया की रक्षा करता है कोल्ड आर्कटिक विंड से जो साइबेरिया से आती हैं। ओके, दिस कीप्स द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इंडिया फेयरली वार्म थ्रू आउट द ईयर। ओके, और ये जो माउंटेन है ये हमारे क्लाइमेट को स्टेबल बनाने के लिए हेल्प करता है इन कंप्लीट ईयर के अंदर। द हिमालयन रीजन इज़ मोस्ट inhospitable in winter and generally covered with snow. It was considered for a long time that the Himalayas don't as, मतलब ये माना जाता है कि जो हिमालयन है ये काफ़ी लंबे समय तक यूं का यूं खड़ा है। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने आने की कोशिश की है, इन्वेड करने की कोशिश की है, बट जो हिमालयन है इसने हमेशा से ही इंडिया की रक्षा की है। अब ये कुछ पासेस हैं यहाँ पर, बट द पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन सच एज द खैबर, बोलन, कुर्रम एंड गोमल, ये इजी रूट प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया। एंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से ही कुछ इन्वेडर्स हमारे इंडिया के अंदर आए हैं। These passes are situated in the Hindu Kush, Suleiman and Kirthar ranges from the prehistoric times। पहले के टाइम से यहाँ से एक कंटिन्यूस फ्लो एंड द ट्रैफिक रहता था these passes के अंदर, बिकॉज यहाँ पर ट्रेड्स होता था, कोई इन्वेड करने के लिए आता था, कोई हमारे कंट्री के अंदर रहने के लिए आता था। सो द इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक्स,
Parthians, Sakas, Kusans, Hunas and Turks entered India through these passes. So ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये सभी जो हमारे इंडिया के अंदर आए थे ये किस तरफ से आए थे, कौन से पासेस के थ्रू आए थे. सो ये जो हिंदू कुश, सुलेमान एंड किरथार रेंजेस के थ्रू इनके जो पासेस होते थे उनके थ्रू इन्होंने हमारे इंडिया के अंदर एंट्री की थी. ओके, द स्वात वैली इन दिस रीजन फॉर्म अनदर इम्पोर्टेंट रूल. अब ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आ गया. द अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोनिया केम टू इंडिया थ्रू दिस रूट. ये भी क्वेश्चन में बहुत बार आता है, इम्पोर्टेंट है. Apart from invading armies, missionaries and merchants came to India using these routes. Therefore, these passes in the northwest mountains had facilitated trade as well as cultural contact between the Indian and the Central Asia. Because वो जो थे, जो इंडो आर्यंस थे, ग्रीक्स थे, वो इंडिया के अंदर आते थे. मेनली वो ट्रेड करने के लिए आते थे. बाई चांस कोई लूटने के लिए आता था इंडिया के अंदर. ओके, सो इन द नॉर्थ ऑफ द कश्मीर काराकोरम रेंज है वहाँ पर. द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज़ माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज़ सिचुएटेड हेयर. ये हमारे इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको नोट किया जाए. The part of the Himalayas and its passes are high and snow covered in the winter. The Karakoram highway via Gilgit is connected to the Central Asia, but there was little communication through this route. Okay, normally अभी यहाँ पर ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है यहाँ पर अभी पंगे चल रहे हैं. ये अभी इंडिया के एरिया के अंदर नहीं आता. ये एरिया इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो है उलझा हुआ है. ओके, द वैली ऑफ कश्मीर इज़ सराउंडेड बाय द हाई माउंटेन्स. हाउएवर इट कुड बी रीच थ्रू द सेवरल पासेस. द कश्मीर वैली रिमेन्स यूनिक फॉर इट्स ट्रेडिशन एंड कल्चर. नेपाल है, ये हिमालय के अंदर ही है. ओके, एंड इट्स एक्सेसिबल फॉर द गंगेटिक प्लेन थ्रू अ नंबर ऑफ द पासेस. हिमालयास है वो असम तक है. द इम्पोर्टेंट माउंटेन्स इन दिस रीजन आर द, अब जो असम रीजन तक जो हिमालयास है उसकी जो माउंटेन्स हैं वो है पटकोई, नागा, लुशाई रेंजेस. ये मोस्टली फॉरेस्ट से कवर रहती हैं बिकॉज यहाँ पर भारी बारिश एंड इनहॉस्टेबल क्लाइमेट होता है. अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो माउंटेन्स हैं उनको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है. एंड जो कुछ पार्ट है इन माउंटेन्स का वो हमेशा ही आइसोलेटेड रहता है बिकॉज उसके अंदर एंट्री बहुत ही मुश्किल है. अब आते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर. ये इम्पोर्टेंट एरिया है फॉर एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए. यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो हैं गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्रा. ओके, ये यहाँ की जो धरती है, जो ज़मीन है, मिट्टी है, बहुत फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है बिकॉज यहाँ पर एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है. ये जो सॉइल है ये रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज को अपने साथ बहा करके यहाँ पर डालती हैं. ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं. ओके, इंडस रिवर राइजेस बियॉन्ड द हिमालयाज एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर. सो ये जो इंडस रिवर है ये हिमालयाज के पीछे से शुरू होती है. ओके, इसका कुछ एरिया पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया के अंदर आता है. इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड व्यास. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको मार्क कर लें. पंजाब प्लेन्स आर बेनिफिटेड बाय द इंडस रिवर सिस्टम. अब पता है एक वो हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कि इंडिया जो है, इंडिया को इंडस रिवर का 20% वाटर मिलेगा एंड पाकिस्तान को इंडस रिवर का
80% वाटर मिलेगा। ओके, सिंध इज सिचुएटेड एट द लोअर वैली ऑफ द इंडस। ये सिंध है, अभी ये पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर इसका पार्ट आता है। इंडस प्लेन इज़ नोन फॉर इट्स फर्टाइल लैंड। ये इंडस प्लेन है, सिंधु प्लेन है नहीं, सिंधु रिवर है, इंडस प्लेन है। यहाँ पर जो एरिया है, यहीं पर हमारे प्री हिस्ट्री के अंदर जो साइट्स होती थी, हड़प्पन साइट्स और इंडस वैली सिविलाइजेशंस होती थी, वो यहीं से बिलोंग करते थे। बिकॉज वो नदियों के पास रहते थे, नदियों के पास उन्हें मोस्टली जो उनकी नीड्स थी वो फुलफ़िल हो जाती थी, वो कंप्लीट हो जाती थी। ओके, अब आते हैं थार डेजर्ट एंड अरावली हिल्स की तरफ। ये इंडस एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर होते हैं। जो माउंट आबू है यहाँ का, ये मोस्टली राजस्थान के अंदर है, राजस्थान का एरिया है। अब माउंट आबू इज़ द हाईएस्ट पीक है यहाँ की, इसकी हाइट है 5650 फीट। अरावली हिल्स के अंदर पड़ती है और गंगास रिवर्स राइजेस इन द हिमालय, हिमालय से निकलती हुई साउथ की तरफ बहती है एंड देन टुवर्ड्स द ईस्ट। ओके, द रिवर यमुना flows almost parallel to the गंगा and then joins it. ओके, जो यमुना रिवर है ये गंगा के पैरेलल चलती है एंड लास्ट में इसी के अंदर मिक्स हो जाती है। द एरिया बिटवीन दीज रिवर्स, उसको क्या कहते हैं, दो आब कहते हैं, मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। एंड गंगा की जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो हैं गोमती, सरयू, घग्गर एंड गंडक। ये हमारे थार डेजर्ट की फ़ोटो है। ओके, इन द ईस्ट ऑफ इंडिया द गंगास प्लेन वर्सेस इनटू द प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा। आगे चल कर के जो हमारा ईस्ट इंडिया है उसके अंदर जो गंगा का प्लेन है वो ब्रह्मपुत्रा के अंदर मिल जाता है। एंड जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो हिमालय से पीछे रह जाती है और पीछे से राइज करती है। द फ्लोज अक्रॉस द, अब जो ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये हिमालयाज़ के पीछे से राइज होकर के तिब्बत के अंदर फ्लो करती है एंड देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर फ्लो करती है कंटिन्यूसली। ओके, सो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, गंगा रिवर के बारे में, देन हमने पढ़ा यमुना रिवर के बारे में एंड अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। सो ये जो रिवर्स हैं ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हम इंडिया के अंदर रहते हैं, यहाँ के सिटीजन्स हैं, तो यहाँ के जोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर जोग्राफिकल एरियाज़ की नॉलेज हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके, द इंडो गैंगेटिक प्लेन हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स particularly on the river bank. ओके, सो ये इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है और सिंधु रिवर है। यहाँ पर हड़प्पन कल्चर का कल्चर था, यहाँ पर हड़प्पन कल्चर की सिविलाइजेशन थी यहाँ पर। तो वैदिक कल्चर भी यही वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन में था। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, ये कुछ साइट्स हैं गैंगेटिक प्लेन की। Okay. The city of Patliputra was situated at the confluence of the Son river with the Gangas. ये जो पाटलिपुत्र है ये कहाँ पर पड़ता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। In the ancient period, Patliputra had remained the capital of Mauryas, Chugnas and Guptas and other kingdom. Okay. कुछ जो टाइम पीरियड था एंशियंट पीरियड के अंदर, कुछ टाइम था जिसके अंदर ये जो पाटलिपुत्र है ये मौर्यास, सुनगास, गुप्तास एंड अदर किंगडम्स की कैपिटल रहती थी। ओके, कुछ सिटीज़ हैं इम्पोर्टेंट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ गैंगेटिक प्लेन। ओके, मोस्ट ऑफ द डिसिसिव बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब ये जो दिल्ली है हमारा, ये अभी तो कैपिटल है लेकिन हिस्ट्री के अंदर इसकी भी अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंस थी।
ये वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन की वेस्टर्न साइड के अंदर प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर कुरुक्षेत्र, तराइन एंड पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। अब ये तीनों रीजन्स तो अभी जो हैं, एक रीजन राजस्थान के अंदर आता है एंड जो पानीपत एंड कुरुक्षेत्र है ये हरियाणा के अंदर आता है। ऑल्सो दिस प्लेन हैड ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ टेम्पटेशन। यहाँ पर मंदिर भी बहुत ज़्यादा होते थे एंड जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं यहाँ पर उनकी आंखें रहती थी हमेशा इन्वेड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो सोइल की फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी थी। सो सोइल की फर्टिलिटी अच्छी होने के कारण यहाँ की जो प्रोडक्टिव हेल्थ है वह भी बहुत अच्छी थी। ओके, इम्पोर्टेंट पावर्स फॉट फॉर द पोजेशन ऑफ दीज प्लेन्स एंड वैलीज। जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी वो इन एरियाज़ को अपने अंडर करने के लिए बहुत पोजेसिव रहती थी। स्पेशली जो दोआब रीजन था बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर्स, वो मोस्टली कन्वेटेड एंड कॉन्टेस्टेड एरिया रहता था। ओके, ये जो रीज़न है और ये रीज़न है बहुत फेमस था फॉर इट्स प्रोडक्टिविटी। एंड ये जो उस टाइम पर जो रिवर्स होती थी वो कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन का एक माध्यम थी, बिकॉज रिवर्स के थ्रू जो इन्वेडर्स थे मोस्टली वो उनका ट्रेड करते थे, आते थे इंडिया के अंदर। एंड जो स्मॉल जो ट्रेडर्स थे वो भी ट्रेड करते थे रिवर्स के थ्रू। ओके, साउथर्न पेनिनसुला के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर रेंजेस हैं विंध्यास एंड सतपुरा माउंटेन्स अलॉन्ग विद द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर। सो अब आ गए हम मध्य प्रदेश के एरिया के अंदर एंड वहाँ से साउथ डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर नर्मदा एंड ताप्ती दो रिवर्स हैं, विंध्यास एंड सतपुरा माउंटेन्स है यहाँ पर। ओके, ये जो रिवर्स माउंटेन्स हैं ये नॉर्थ को साउथ पार्ट से अलग करती हैं एंड प्लेट्यू को विंध्यास माउंटेन्स से अलग करती हैं, जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वोल्केनिक रॉक विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द northern mountains. As these rocks are easier to cut, we find a number of the rock cut monasteries and temples in the Deccan. So Deccan Plateau is very important for all of us because यहाँ पर बहुत सारे temples बनाए जाते थे यहाँ की rock की cutting करके। ओके, डेक्कन प्लेट्यू इज़ फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। अब ऐसे आप सभी लोगों ने इंडिया का मैप देखा है। सो यहाँ पर होते हैं ईस्टर्न घाट्स एंड यहाँ पर होते हैं वेस्टर्न घाट्स। ऊपर फिर हमारा जो इंडिया है ये शुरू हो जाता है। ओके, सो ईस्ट यहाँ पर एंड वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर हमारा छोटा सा श्रीलंका आता है। ओके, सो जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये अरेबियन सी की तरफ है एंड द लैंड बिटवीन these are known as the Konkan up to Goa and beyond, that is Kanara. ओके, तो यहाँ पर कुछ साइट्स के लिए डिस्कस किया गया है। द पासिस इन द हिस्ट्री वेस्टर्न घाट्स लाइक जुनार, कन्हेरी, करले लिंक द ट्रेड रूट टू द वेस्टर्न पोर्ट्स। अब यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है, ये एक ब्रिज का काम करता था नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच में, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रहते थे विंध्यास माउंटेन्स में। सो ये एक आइसोलेटेड पार्ट था नॉर्थ से। ओके, द लैंग्वेज एंड द कल्चर, द साउथर्न पेनिनसुला का जो लैंग्वेज एंड जो कल्चर था वो प्रिजर्व था। ओके, एंड जियोग्राफिकली आइसोलेट था। किसी को भी नॉलेज नहीं थी कि साउथ के अंदर क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है, कौन राजा है। ओके, इन द साउथर्न एंड रिमेन्स द फेमस पालघाट पास। ओके, इट इज़ द passes across the घाट from the Kaveri Valley to Malabar coast. ये जितने भी पासेस हम आगे स्टडी करेंगे या फिर अभी जो चल रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथर्न पेनिनसुला, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अनाईमुडी।
ओके। एंड ये जो पालघाट की जो जियोग्राफिकल जो आइडेंटिफिकेशन है पालघाट की कहाँ पर सिचुएटेड है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट वेरी हाई एंड हैव सेवरल ओपनिंग्स caused by the eastward flow of the rivers into the Bay of Bengal. सो जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये कुछ ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर कुछ ओपनिंग्स हैं जो ईस्टवर्ड फ्लोइंग जो रिवर्स हैं उनके द्वारा जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ओके। जो आरकेमेडु है, मल्लापुरम है एंड द कावेरीपट्टनम है, ये कुछ पोर्ट साइट्स हैं, ये कोरामंडल कोस्ट के ऊपर सिचुएटेड हैं। सो मेजर रिवर्स ऑफ द साउथर्न पेनिनसुला ऑलमोस्टली जो रिवर्स हैं वो पैरेलल रन करती हैं। एंड महानदी है, ये ईस्ट में है। एंड ऑफ द पेनिनसुला नर्मदा एंड ताप्ती रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो रिवर्स की लोकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। Okay, other rivers like Godavari, Krishna and Tungabhadra, Kaveri flow from the east to west. Okay, देखो जैसे ये हमारा मैप है ईस्ट वेस्ट। ओके, सो नर्मदा रिवर तो ईस्ट से वेस्ट में फ्लो करती है। ये कौन सी है? नर्मदा रिवर। एंड जो कृष्णा, तुंगाभद्री एंड जो कावेरी रिवर्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट में फ्लो करती हैं। तुंगभद्रा, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, सो इनका जो बीच में जो कृष्णा एंड तुंगभद्रा के जो बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं रायचूर दोआब। ओके, ये एक बोन सी बन जाती हैं फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू मेजर किंगडम्स। ओके, mouths becomes the famous under the Satvans. ओके, इस क्लास में इतना ही। हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को। एंड इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस हमारे बनते